Right now, AI is everywhere. Gen AI, Chat GPT, automation, सब जगह सेम डिस्कशन. बट प्रॉब्लम ये है कि क्लियर रोड मैप किसी के पास नहीं है. लोग या तो रैंडम कोर्सेज कर रहे हैं या डायरेक्टली टूल्स यूज कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. Hello and welcome back to my channel. So, in this video, I will walk you through a practical AI roadmap, what actually matters, and what you can skip, and how to approach this step by step. Let's start with the problem. Most people are learning AI in the wrong order. First is tool. अभी मार्केट में इतने सारे टूल्स हैं और लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं उन टूल्स पर. उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. शुरू में सब एक्साइटिंग लगता है, बाद में सब मिक्स हो जाता है. सेकेंड इज देर इज नो रोड मैप. रैंडम यूट्यूब वीडियोस, रैंडम कोर्सेज, और ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस हो रहा है बट एक्चुअली चीजें कनेक्ट नहीं हो रही होती हैं. एंड थर्ड इज एमएल वर्सेस जेन एआई कंफ्यूजन. ये बहुत कॉमन है. लोग जेन एआई पे जंप करते हैं बट एमएल का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता और इंटरव्यूज में यही गैप रह जाता है. सो दिस रोड मैप इज डिजाइन टू फिक्स एग्जैक्टली दिस. एक क्लियर पाथ, स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए. बिफोर लर्निंग एनीथिंग, क्लैरिटी होना जरूरी है. एआई इज द ब्रॉडर फील्ड, मशीन्स डूइंग टास्क दैट नीड इंटेलिजेंस. उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, जहां मॉडल्स डेटा से पैटर्न लर्न करते हैं. मशीन लर्निंग के अंदर है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन. फिर आता है डीप लर्निंग. डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स है जो इमेजेस, स्पीच, लैंग्वेज हैंडल करते हैं. इसमें CNN, RNN कुछ मॉडल्स है. और फिर आता है जनरेटिव एआई, जो एक्चुअली न्यू कंटेंट जनरेट करता है, टेक्स्ट, इमेजेस, कोड. Simple way to think, GenAI अलग चीज नहीं है, इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ डीप लर्निंग. अगर ये हायरकी क्लियर हो गया तो लर्निंग ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड हो जाती है. नाउ द फुल रोड मैप. इट हैज फाउंडेशंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, प्रोजेक्ट्स एंड इंटरव्यू. इसको ऐसे समझो, ये डिफरेंट लेयर्स हैं. आप डायरेक्टली जनरेटिव एआई पे जंप नहीं कर सकते. आपको ये स्टार्टिंग के लेयर्स भी आना जरूरी है. फर्स्ट फेज इज फाउंडेशंस. ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है और ऑनेस्टली यही लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं. इसमें पाइथन, सीक्वल, स्टैटिस्टिक और ईडीए आता है. पाइथन में बेसिक लाइब्रेरीज आनी चाहिए जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न. एडवांस ओप्स कंसेप्ट का ज़रूरत नहीं है. बेसिक अगर लाइब्रेरीज को यूज़ करना आ रहा है तो वो काफ़ी होता है डेटा साइंस के लिए. सेकेंड है सीक्वल. सीक्वल में जॉइंस, ग्रुप बाय, विंडो फंक्शंस, सब क्वेरीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आना चाहिए डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए. फिर है स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी. इसमें स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डेटा साइंस के लिए. लास्ट है ईडीए. ये बहुत अंडररेटेड पार्ट है बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे हमें डेटा समझ में आता है. हम मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो ईडीए बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग दो तरह के होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग में आता है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन. अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है क्लस्टरिंग. मशीन लर्निंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजी बूस्ट, के मींस क्लस्टरिंग. ये इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि कब यूज करना है और कहाँ किसको यूज करना है. इसके बाद आता है इवैल्यूएशन. हर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग लाइक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग के लिए अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज होता है. तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीप लर्निंग. दिस इज बेसिकली an advanced part of machine learning. Simple way to understand, in traditional ML, you often manually create features.
But in deep learning, the model learns features automatically from the raw data. That's why it works really well for images, text, speech. Now, let's break into different types. There are different types of deep learning model. पहला है neural network. This is the base concept. Structure होता है पहला input layer, फिर hidden layer, फिर output layer. Data input layer से पास होता है, उसके बाद hidden layer में process होता है और फिर output आता है. इसके सिंपल यूज केसेस हैं जैसे टेबुलर डेटा, बेसिक प्रिडिक्शन प्रॉब्लम्स. सेकंड है सीएनएन. ये स्पेशली यूज होता है इमेज डेटा के लिए. यहाँ पे सीएनएन में इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट रॉ पिक्सल, सीएनएन आइडेंटिफाई पैटर्न्स लाइक एजेस, शेप्स, टेक्सचर. इसके यूज केसेस हैं इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन. फिर आता है आरएनएन. ये इम्पोर्टेंट है सीक्वेंशियल डेटा के लिए. इसमें आरएनएन हैव अ मेमोरी लाइक स्ट्रक्चर. दे कंसिडर प्रीवियस इनपुट while processing the current input. इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट यूज केसेस हैं वो है टेक्स्ट प्रिडिक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. लास्ट है ट्रांसफॉर्मर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Modern day AI models, Gen AI models like ChatGPT, they are based on transformers. And the key idea is attention mechanism. Instead of processing sequence step by step like RNN, transformer process entire input at once and decide which parts are important. और इसके लिए attention mechanism बहुत important है. ये इसको fast बना देता है और ये better है long context के लिए. इसके तो बहुत सारे यूज केसेस हैं जो हम लोगों को पता है. चैट जीपीटी भी इसी पे बेस्ड है. नाउ दिस इज द पार्ट वेयर मोस्ट पीपल डायरेक्टली जंप इन. जनरेटिव एआई. यहाँ थोड़ा स्लो होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली यू विल एंड अप जस्ट यूजिंग टूल्स विदाउट क्लैरिटी. सो व्हाट इज जनरेटिव एआई? अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग वाज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड जनरेटिव एआई इज ऑल अबाउट क्रिएशन. So instead of just predicting outcomes, these models can actually generate text, code, images, everything. इसके कुछ important parts हैं LLM, prompt engineering, RAG, embedding. First is LLM. This is the core of generative AI. Models like GPT, Gemini are examples. At a very basic level, they do just one thing: predict the next word, which we call it as token. And they keep doing this again and again, which is why they can generate full responses. But one thing, they don't understand like humans. They work on pattern. इसीलिए कभी कभी आंसर्स गलत आ जाते हैं. Next is prompt engineering. This is where things get interesting. Same model, same question, but the way you ask it changes everything. For example, अगर हम एक क्वेश्चन डालें, explain this, और उसकी जगह पे डालें, explain this in simple terms with 3 bullet points. जो सेकंड वाला प्रॉम्प्ट होगा उसमें बेटर आंसर आएगा देन फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट से. So prompt engineering is basically how you communicate with the model. Third है RAG. Now this is very important, especially for real world use cases. Problem with LLM is they hallucinate. मतलब sometimes they just made up things. Now the solution is instead of relying only on the model, you retrieve relevant data, pass it as context, then generate the answer. इससे models better answer कर पाते हैं. Now the output is not just generated, it is grounded in actual data. And this is how most production system works. Last part is embedding in vector databases. Now, behind RAG, there is one key concept: embedding. बहुत ही simple idea है. Text को numbers में convert किया जाता है. Not just random numbers, numbers that capture meaning. So, words like car and vehicle will be close to each other in the vector space. Then these embeddings are stored in different vector database. Some example of vector database are Pinecone,
chroma, faz. So when a user asks something, system finds the most similar meaning, not just exact keyword. One very simple way to remember generative AI is if everything feels very complicated, just remember this flow. User input, it goes to optional retrieval, then LLM, then output. User input, optional retrieval, LLM, and output. That's it. Everything else is built on top of this. जनरेटिव एआई के बहुत सारे यूज केसेस हैं, बट ये दो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है बिल्ड करना. फर्स्ट वन है रैग डॉक्यूमेंट असिस्टेंट. ये बहुत कॉमन है और बहुत ही एक यूजफुल प्रोजेक्ट है. इसका यूज केस है यूजर अपलोड्स डॉक्यूमेंट एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम. What happens inside is documents are split into chunks, embeddings are created, then these are stored in vector database, user query comes in, and system retrieves relevant chunks, and then LLM generates the answer. If you understand this project properly, you understand how real Gen AI system works. Second project है AI workflow automation tool. Now this is slightly different and honestly बहुत अच्छा project है. Instead of chatbot, you automate tasks. Example, summarizing reports, classifying emails, generating meeting notes. This shows that you can identify a problem and actually solve it using AI. Just build these two projects, and these two projects will be enough to understand how generative AI works. Now, this is where you move from learning to being job ready. First one is portfolio. You don't need 10 projects, though 10 strong projects are enough, but these should be end to end, well explained, and problem focused. Second is deployment. Now, this is important. मॉडल बनाना एक पार्ट है बट मेकिंग इट यूजेबल इज द रियल थिंग. बेसिक आइडिया इज कन्वर्ट मॉडल इनटू एपीआई, डिप्लॉय इट, ऑप्शनली ऐड अ सिंपल यूआई. यूआई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ऐड करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट क्रिएट मॉडल एंड डिप्लॉय. Even a basic deployed project shows that you understand real world system. और लास्ट पार्ट है इंटरव्यू. This is where most people struggle because they focus on concepts, but they don't know how to apply these concepts. So, focus on how you can apply those concepts. If you can take one thing from this roadmap is don't chase tools, focus on understanding because tools will keep changing, but concepts will stay. If this video gave you some clarity, please do like, share, and subscribe. And if you want more videos on AI, Gen AI, or agentic AI, please do let me know in the comment section. Thank you so much for watching.